रेडियस ज्यादा है इसलिए स्पीड ज्यादा होगी। वेरी गुड। देखिए आपको पता है कि जो अर्थ है ना, वो एक स्पिन 24 आवर्स में कंप्लीट करता है। अगर उसका एक स्पिन 24 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है, इट मींस कि फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल, मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, वो सारे ही लैटिट्यूड एक स्पिन 24 आवर्स में कंप्लीट कर ले रहे हैं। इतना क्लियर है कि नहीं है? तो अगर ये सारे लैटिट्यूड्स या सारे लैटिट्यूडनल प्लेन्स अगर अपना एक स्पिन या एक चक्कर 24 घंटे में पूरा कर ले रहे हैं, इसका मतलब कि पूरा पृथ्वी एक साथ घूम रहा है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई लैटिट्यूड अलग स्पीड से घूम रहा है और दूसरा लैटिट्यूड अलग स्पीड से घूम रहा है ना? तो एक स्पिन को 24 आवर्स में ही हमें कंप्लीट कराना है। तो अगर कोई व्यक्ति इक्वेटर पे है और दूसरा व्यक्ति पोल पे है, तो कहां पर किस व्यक्ति को ज्यादा तेजी से चलना होगा 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करने के लिए? कौन बताएगा? इक्वेटर। इक्वेटर पर, क्योंकि वहां पर उसे डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी है डिस्टेंस ना? कवर ज्यादा इक्वेटर करना है। पर जो इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस है, ये बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द पोलर सर्कमफ्रेंस। बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब ज्यादा है, जो है बहुत ज्यादा ही हम कह सकते हैं अगर हम कंपेयर करें दोनों के रेडियस को। ठीक है, तो अगर इक्वेटर पर कोई व्यक्ति है तो वो ज्यादा तेजी से मूव करेगा ताकि वो एक चक्कर पूरा कर ले। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो बोर्ड, मैंने जो बोर्ड अभी इनेबल किया उस बोर्ड पर आए। बोर्ड पर मैं इसको बता रहा हूँ। बोर्ड दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना? यस सर। सपोज करो कि ये आपका अर्थ है, ठीक है, और यहां पर है आपका इक्वेटर। ये आपका इक्वेटर है जिसको हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं, और यहां पर है आपका पोल 90 डिग्री, जो रीजन है हमारा। मैं कह रहा हूं कि जो अर्थ की रोटेशनल वेलोसिटी है वो इक्वेटर पर बहुत ज्यादा है और पोल पर बहुत कम है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि सपोज करो कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है इक्वेटर पर, और यहीं पर जो इसको भी अगर हम रीजन मान ले, तो यहाँ पर अगर एक व्यक्ति खड़ा है पोल के ऊपर, तो ये व्यक्ति पूरे पृथ्वी का एक राउंड मार करके वापस इसी पोजीशन पे कितनी देर में आ जाएगा? जल्दी से आप लोग जवाब दें। 24 घंटे में। 24 आवर्स में। यहां पर जो व्यक्ति है वो भी तो 24 आवर्स में ही ये पूरा चक्कर पूरा कर लेगा। यस सर। मैं सही कह रहा हूं कि गलत? यस सर। अच्छा, इसमें ठीक है, तो अब यहां पर आप बताओ कि ये जो पहला व्यक्ति है ऊपर और ये दूसरा व्यक्ति है इक्वेटर पर, इनमें से कौन तेजी से चलेगा? फिर भाई दूसरा व्यक्ति ज्यादा तेजी से चल रहा होगा, क्योंकि आप देखो इसको लंबा घेरा तय करना है ना, एक लंबी डिस्टेंस दूरी तय करनी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो रोटेशनल वेलोसिटी है वो इक्वेटर से जब हम, या रोटेशनल स्पीड जो है जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये डिक्रीज करती जाती है, ये कम होती जाती है। ये क्लियर है कि नहीं इतनी बात? ओके सर। ठीक है, तो इसलिए आपसे इंक्रीज पूछा गया था, और मेरे हिसाब से आपको ये पता है कि कोरियोलिस फोर्स क्या क्या रिलेशन होता है। अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो जो कोरियोलिस इफेक्ट है ना, ये हमारा कम होता जाता है कि ज्यादा होता जाता है? ये ज्यादा होता जाता है। पोल्स पर मैक्सिमम होता है और जो इक्वेटर है वहां पर मिनिमम होता है। ठीक है, उसका रीजन क्या है, कोई बताएगा? अच्छा, कोरियोलिस इफेक्ट को कोई डिफाइन करेगा? कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है? ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं ना, इसीलिए तो मैं रिवीजन के लिए एक सेशन ये रखा हूं कि अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा उसको रिवीजन इंपॉर्टेंट है। तो किस फॉर्म में किया जाए, क्वेश्चन आंसर फॉर्म सबसे बेटर होता है ना? तो इसको आप में से कौन बताएगा कि कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है? सर मतलब अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो वेरी जहाँ पे गुड, चीज टारगेट की जाएगी वो वहां ना पहुंच के उसके या तो आगे या पीछे पहुंचेगी डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मतलब ये एक प्रकार का एपरेंट फोर्स है ना? ये कोई एक्चुअल फोर्स नहीं है, ये एक डिफ्लेक्टिव मोशन है, डिफ्लेक्टिव इफेक्ट है। राइट, किसी हाँ भी बॉडी को राइट या लेफ्ट में डिफ्लेक्ट कर देगा। मतलब इससे एक चीज कंफर्म हो गई कि अगर कोई चीज है, कोई पर्टिकुलर वस्तु है या कोई व्यक्ति है, उसकी वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो ये डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, है ना? मतलब कोरियोलिस इफेक्ट ज्यादा होगा किसकी वजह से? अगर वेलोसिटी ज्यादा हुई। वेलोसिटी कम हुई तो ये डिफ्लेक्शन भी हमारा कम होगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है सर। है ना? और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये भी है कि सपोज करो ये आपका अर्थ है ना? ये आपका इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर है। हम जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते जाते हैं, है ना, अब इक्वेटर पर अगर कोई वस्तु अगर एक जगह से दूसरी जगह पर डाली जाए, सपोज करो ये एक लोकेशन है ए और ये एक लोकेशन है बी, है ना, अगर ए से बी तक अगर कोई वस्तु फेंकी जा रही है तो इसमें क्या कोई डिफ्लेक्शन होगा?
नहीं सर। इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है क्लास के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हम अक्रॉस द लैटिट्यूड्स कोई चीज फेंकें, सपोज करो 0 डिग्री से हमने 30 डिग्री नॉर्थ पर कोई वस्तु फेंकी है, तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा। और ये हम बताते हैं फेरेल के नियम के अनुसार कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई वस्तु ट्रेवल कर रही है, कोई चीज ट्रेवल कर रही है, तो वह अपने राइट मुड़ जाती है ना। और अगर सदर्न हेमिस्फीयर में कोई चीज ट्रेवल कर रही है तो वह अपने लेफ्ट मुड़ जाएगी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? इसी को बोलते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। तो कोरियोलिस इफेक्ट हमने देखा इक्वेटर से पोल्स पर जाने पर इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सीजनल वेरिएशन कौन समझाना चाहेगा? इन द लेंथ ऑफ अ डे, आप में से कोई अटेम्प्ट करेगा इसे? सीजनल वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ अ डे, ये कम होगा या ज्यादा होगा? तो अभी आंसर हमें मिल गया है। आंसर तो इसका है 2 and 3 ओनली, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पहला ऑप्शन गलत है, क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने देख लिया सीजनल वेरिएशन कौन एक्सप्लेन करेगा। अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो जो दिन के आवर्स हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं या डिक्रीज होते जाते हैं? कोई तो अटेम्प्ट करो आप में से। ये सब चीजें तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना पहले भी। सर ये वाला समझा दो एक बार आप। देखिए सीजनल वेरिएशन, अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो आपको पता है कि अगर हम अर्थ की पोजीशन की बात करें, सपोज करो कि ये आपका यहाँ पर सन है, ये करेक्ट गलत है, ये आपका सन है, ये आपका अर्थ है, ठीक है। इसकी 4 पोजीशन है, ये हमें पता है कि 4 सीजन आते हैं पृथ्वी पर, ठीक है, ड्यू टू द रिवोल्यूशन अराउंड द सन। अब अगर आपको पता है ये अपने एक्सिस पे झुका हुआ है, टिल्टेड है। 21 जून की हम बात करें तो 21 जून को जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है उस पर सन का सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है। देखिए ये वाला पोर्शन है, ये बिल्कुल ठीक सूर्य के सामने पड़ रहा है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है ये बैकवर्ड है, पीछे है। तो यहाँ पर अगर हम जून के महीने की बात करें तो जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में समर सीजन होता है, वहीं पर दक्षिणी गोलार्ध में विंटर सीजन होता है। इसी के विपरीत आप बाकी कंडीशंस भी देख सकते हैं। अब जो ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अगर जो सन की रेज हैं 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ओवरहेड पड़ रही हैं, बिल्कुल ठीक सर के ऊपर पड़ रही हैं, तो आप बताओ कि जैसे जैसे हम इस ट्रॉपिक से पीछे जाएंगे, है ना, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के जब हम पीछे जाते जाएंगे, मतलब टुवर्ड्स द 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 90 डिग्री तक हम जाएंगे, तो सन की रेस तो स्लैंटेड होती चली जाएंगी ना। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो सन की रेज हैं अगर वो बिल्कुल सीधे पड़ रही हैं तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। और जैसे जैसे हम बियॉन्ड द ट्रॉपिक जाते हैं तो सन की रेज स्लैंटेड होती चली जाती हैं, एक बड़े एरिया में ये अपना हीट डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। ये बात पॉइंट क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? देखिए मुझे बाकी लोगों का कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। यस सर, और ये करिए। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई, सो गए हैं क्या सब लोग? कितने बच्चे हैं इस वक्त ऑनलाइन? 19 लोग ऑनलाइन है यार। आप लोग बाकी लोग क्या कर रहे हो? क्या माइक ऑफ है क्या सबका? इक्वेटर, यस यस यस। अच्छा यहाँ पर जवाब दे रहे हो आप लोग, वेरी गुड। मैसेज में, हाँ ठीक है, यहीं पर आप जवाब दो, ये ज्यादा बेटर है। तो वापिस आ जाते हैं हम लोग। देखिए अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो आपको पता है कि अगर इक्विनॉक्सेस की बात की जाए, जिसमें हम लोग समर ऑटम इक्विनॉक्स और स्प्रिंग इक्विनॉक्स की बात करते हैं, जिसमें स्प्रिंग इक्विनॉक्स आप वसंत वसु आप कह सकते हो, विषव कहते हैं, और अगर ऑटम इक्विनॉक्स की बात करें तो उसे पतझड़ विषव का नाम देते हैं, है ना। वहां पर दिन और रात बराबर होते हैं, 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। लेकिन जब हम मूव करते हैं ऊपर की तरफ, अगर हम इक्विनॉक्सेस की ही बात करें, जब सन है हमारा इक्वेटर के ऊपर वर्टिकली ओवरहेड और हम मूव कर रहे हैं पोल्स की तरफ, तो जब हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो आप देखोगे कि ये जो 12-12 घंटे का ड्यूरेशन है ये बढ़ता चला जाता है।
है ना। 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होने के बजाय कहीं पर हो जाएगा 20 घंटे के दिन, 20 घंटे की रात, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे। और जो हमारा पोलर रीजन है वहां पर आप देखोगे 6 मंथ डे और 6 मंथ नाइट वाली कंडीशन आ जाती है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, जो हम लोग क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको डिटेल में? जी सर, आ रहा है। याद आ रहा है कि नहीं ये वाला पॉइंट, की जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते थे तो जो नंबर ऑफ ड्यूरेशन ऑफ आवर्स हैं ये इंक्रीज करते जाते हैं, जिसके कारण पोल्स पर अल्टीमेटली पहुंचने के बाद जो दिन है वो 6 महीने का हो जाता है और रात भी हमारी 6 महीने की हो जाती है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगाएं तो आपको क्या क्या आंसर सही मिलेगा? 2 और 3 ही तो करेक्ट मिलेगा यहाँ पर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है सर। यार आप लोग थोड़ा सा एनर्जी दिखाओ, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? चलिए अगला Yes, क्वेश्चन sir. कीजिए। अगले क्वेश्चन पे Yes, आइए। sir. विद रेफरेंस टू द ओशन करेंट्स एंड देयर लोकेशन कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपको 3 पेयर दिया गया है, एक तरफ ओशन करंट लिखी गई है और दूसरी तरफ वो कहां पर मौजूद है, कहां पर बह रही है, वो रीजन लिखा हुआ है। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। अटेम्प्ट करें इसको जल्दी से और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दें, जो अगला क्वेश्चन आया है आपके स्क्रीन पर। डी होगा सर इसका आंसर। सर क्वेश्चन स्क्रीन 123 दीजिए एक बार। क्वेश्चन हिंदी में बता दूं? नहीं सर, ये जो क्वेश्चन वाली स्क्रीन दिखाई थी इसे दोबारा लगा दीजिए। अच्छा वो चला गया, चलो कोई नहीं। यहाँ पर आप लोग आंसर देते रहो, मैं वही आंसर चेक करने के लिए आ रहा था वहां पे। आंसर आप लोग ईमानदारी से देते रहे, बोल कर ही बताओ। चलो अगर लिखने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन बताइए आप लोग। इसको अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, ओशन करंट्स को, और फिर आप कभी नहीं भूलोगे। एक फिगर मैं बनाऊंगा, फिर वो आप फिगर दिमाग में बैठा लेना एज इट इज। तो इस क्वेश्चन को अभी हम लोग करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट इसका देख लेते हैं। ये वाला जो बॉक्स मैंने बनाया है, सपोज करो कि ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। उसके बाद एक बॉक्स नीचे में बना रहा हूं, ये आपका है साउथ अमेरिका। यहां पर है अफ्रीका, सॉरी यहां पर है यूरोप। अफ्रीका नहीं है, ये यूरोप है। ये है आपका यूरोप और नीचे हम बना देते हैं अफ्रीका। ठीक है। उसके बाद यहां पर हम बनाते हैं एशिया। आपको पता है एशिया और यूरोप के बीच में तो कोई ओशियन है नहीं, है ना, तो इसलिए इसको हम लोगों ने पास में बना दिया है। उसके बाद एशिया के नीचे हम बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया। और फिर यहां पर आपको पता है कि जो नॉर्थ अमेरिका है उसका, चूंकि पृथ्वी हमारी गोल है ना, तो यहां पर फिर आपको नॉर्थ अमेरिका मिल जाएगा और यहां पर आपको साउथ अमेरिका मिल जाएगा। ये फिगर क्लियर कितने लोगों को हो रहा है? कंफर्म करें एक बार। यस सर, क्लियर हो रहा है ना। जनरली हम लोग जो मैप देखते हैं वो मैप ऐसा ही होता है। एटलस में आप मैप देखोगे तो मैप ऐसा ही होगा, बस दोनों साइड नॉर्थ और साउथ अमेरिका को उसमें नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि भाई पृथ्वी गोल है तो नॉर्थ अमेरिका उस दूसरी तरफ भी आ जाएगा। ठीक है। अब यहां पर आप ओशन करेंट्स की पोजीशन को देखिएगा। एक मैंने लूप ये वाला बनाया है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में,
ठीक उसी तरह एक लूप हम यहाँ पे बना लेते हैं, और डायरेक्शन ध्यान से देखिएगा, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता है अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ओशन मौजूद है ना, इंडियन ओशन है हमारा, तो यहाँ पर भी एक कुछ करंट्स चल रही होंगी। उसके बाद अगर हम एशिया और नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो पैसिफिक ओशन में आपको पता है कि यहाँ पर भी ओशन करंट चल रही हैं। आप लोग ये फिगर साथ में ही बना लेना। और अगर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका की हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो कुछ ओशन करंट्स आपकी इस डायरेक्शन में चल रही हैं। ये जो बीच में एरोज हैं ये हमारी ओशन करंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। बॉक्स के अंदर हमारे कॉन्टिनेंट्स लिखे हुए हैं। एशिया और यूरोप को मिला करके यूरेशिया कहा जाता है, तो इनके बीच में कोई ओशन करंट्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक एरो आप यहां पर बना सकते हो बीच में, और ठीक उसी तरह, ठीक है, अगर इतनी बात क्लियर हुई हो तो आप लोग प्लीज थम्स अप कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अगर ये बात क्लियर हो रही हो, ये मैप क्लियर हो रहा हो, ये फिगर क्लियर हो रहा हो तो। ठीक है सर। ठीक है, अब यहां पर हम करंट्स का नाम लिखेंगे। आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इस फिगर में जो W है ये आपका वार्म ओशन करंट्स को दिखा रहा है, ठीक है, गर्म जलधारा को दिखा रहा है। तो ये मैं WWW लिख दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिए कैसा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी वार्म है और कौन सी कोल्ड ओशन करंट है ना, यही क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम पूछा जाता है। तो अब जहां जहां पर W लिखा हुआ है वो एरो वार्म ओशन करंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो एरो हमारा छोटा है, एक एक एरो छोटा है सब में, तो वहां पर आप कोल्ड ओशन करंट्स कह सकते हैं कि ये हमारे कोल्ड ओशन करंट्स हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं, प्लीज बताएं। आगे सर समझ में। इसके बाद अब नाम अगर हम देना चाहें तो अगर हम इसमें सिर्फ कोल्ड करंट्स जो हैं उनका नाम ध्यान रख लें तो आपसे क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। ये जो हम लोगों ने 5 कोल्ड करंट्स बनाई हैं इनका नाम इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि एग्जाम में यहीं से एलिमिनेशन मेथड यूज होता है। वार्म करंट का नाम एक बार आप भूल भी जाएं, जो इंपॉर्टेंट है केवल वो वाली याद रखें। तो सबसे पहले अगर हम नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की बात करें, जो हमारे ये वाले दोनों ब्लॉक है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, तो इनके बीच में यूरोप का जो वेस्टर्न मार्जिन है यूरोपियन कॉन्टिनेंट का, वहां पर जो कोल्ड करंट चल रही है आप देखिए वो पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही है ना, ये एरो आप देखिए नीचे की तरफ है। पोल से इक्वेटर की तरफ जो ओशन करंट्स आती हैं तो वो पोल की ठंडी जो जलधारा होगी वो इक्वेटर के वार्म जो जलधारा होगी उसमें मिक्स कर रही होंगी, मतलब वो कोल्ड करंट होगी। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं, कि ऊपर से ठंडा जल ला करके वो विषुवत रेखा के पास इकट्ठा कर रही होंगी, तो इसीलिए इन्हें कोल्ड करंट बोला जाता है। और यहाँ पे जो कोल्ड करंट चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अफ्रीका के थोड़ा सा ऊपर एक आइलैंड है कैनरी, उसके नाम पर है, इसको हम लोग बोलते हैं कैनेरियन कोल्ड करंट। जो ये वाली करंट है इसको हम बोलेंगे कैनरी। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर हम लोग साउथ अमेरिका और अफ्रीका की बात करें तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में अफ्रीका के वेस्टर्न मार्जिन पे आप देखोगे यहां पर भी एक कोल्ड करंट चल रही है, और इस कोल्ड करंट का नाम है बेंगुएला। इसका नाम है बेंगुएला। ठीक है, BENGEULA, बेंगुएला कोल्ड करंट, अफ्रीका के जो वेस्टर्न मार्जिन पे चल रही है। अगर हम इंडियन ओशन की बात करें अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न मार्जिन पे जो करंट चल रही है इसको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट का नाम दिया जाता है, ये भी आपकी कोल्ड करंट है। और देखिए ये जो भी कोल्ड करंट मैं आपको दिखा रहा हूं ये पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे होंगे। ये बीच वाला जो एरो है ये आप कह सकते हैं 0 डिग्री इक्वेटर के अराउंड ये करंट चल रही है, इसको काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। ठीक है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट 0 डिग्री के अराउंड, तो मतलब यहां पर आपका 90 डिग्री है और यहां पर ऊपर आपका 90 डिग्री है, मतलब पोलर रीजन आपका ऊपर हो गया, और पोलर रीजन से ही वो करंट आ रही होगी जिसको हम लोग कोल्ड करंट का नाम दे रहे हैं।
तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट हो गई, ये कोल्ड करंट हो गई। उसी तरह अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका में या एंडीज का जो वेस्टर्न मार्जिन है एंडीज पर्वत का, वहां पर आप देखेंगे जो करंट चल रही है उसका नाम है पेरुवियन करंट, जो कि हमारे मॉनसून में काफी इंपॉर्टेंट है। पेरुवियन, पेरू एक कंट्री है तो उसी के नाम पर इसको नाम दिया गया है पेरुवियन कोल्ड करंट। और अगर इसी में ऊपर चले जाएं हम नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में देखें तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट चल रही है जिसको हम लोग कैलिफोर्नियन करंट का नाम देते हैं। ये आपकी हो जाएगी कैलिफोर्नियन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, प्लीज आप लोग बताएं एक बार। सर एक बार ओशियन करंट के बारे में और बता दीजिए। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं। देखिए ये जो ब्लॉक्स हैं कॉन्टिनेंट्स हो गए। नॉर्थ अमेरिका, सबसे पहले अगर ऊपर वाले दो ब्लॉक्स की बात करें, इसमें कलर चेंज हो सकता है क्या, हो तो रहा है। ठीक है, ये वाला जो हमारा पहला ब्लॉक था, ठीक है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है और ये आपका है यूरोप। तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में, यूरोप के वेस्टर्न मार्जिन पे आप देखेंगे यहां पर एक करंट चल रही है, कोल्ड करंट, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, इसको कैनरी करंट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपकी कोल्ड करंट है। क्यों कोल्ड है? क्योंकि वो पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ आ रही है, पोल से आ रही है, इसलिए ठंडी होगी। उसी तरह अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में पोल से 90 डिग्री साउथ से इक्वेटर की तरफ एक कोल्ड करंट चल रही है, उसको हम लोग बेंगुएला कोल्ड करंट का नाम देते हैं। और आप देखेंगे कि ये जो कोल्ड करंट है इनकी लोकेशन जो है वो कॉन्टिनेंट्स का वेस्टर्न मार्जिन ही है। इसीलिए आप देखेंगे कि 20 to 25 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड के बीच में कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन पे ही हमारे डिजर्ट पाए जाते हैं। कोल्ड करंट क्या करेंगी, वहां के टेम्परेचर को लो कर देंगी, ह्यूमिडिटी एकदम लो हो जाएगी, तो जिसके कारण रेनफॉल नहीं होगी और आपका डिजर्ट टाइप ऑफ टोपोग्राफी फैसिलिटेट होगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अफ्रीका का वेस्टर्न मार्जिन बेंगुएला करंट, ये भी एक कोल्ड करंट है। उसी तरह अगर हम एशिया और नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका के जो वेस्टर्न मार्जिन पर, जहां पर आप देखेंगे सोनोरन डिजर्ट भी है ना, वहां पर जो करंट जा रही है उसे हम कैलिफोर्नियन करंट का नाम देते हैं, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ अमेरिका के इस तरफ यहाँ पर कैलिफोर्निया है और यहीं पर आप देखोगे छोटा सा फ्लोरिडा है, ये दोनों पेनिनसुला है। तो कैलिफोर्निया के नाम पे इसे कैलिफोर्नियन करंट कहते हैं। उसी तरह साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक कंट्री है यहाँ पर पेरू, तो पेरू के नाम पर इसे पेरुवियन कोल्ड करंट का नाम दिया जाता है। और अगर इंडियन ओशन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न मार्जिन है वहां पर आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट होगा। ठीक है, और अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में आप देखेंगे बेंगुएला करंट है। अब यहां पर पता है कंफ्यूजन होती है एगुलहास और बेंगुएला को लेकर के, तो ध्यान रखिएगा अफ्रीका के एक वेस्टर्न मार्जिन पे आपका बेंगुएला कोल्ड करंट है और ईस्टर्न मार्जिन पे आपका एगुलहास वार्म करंट है। ये आपका एगुलहास है। अफ्रीका के एक तरफ आप कह सकते हो जो ईस्टर्न अफ्रीका का ईस्टर्न मार्जिन है वहां पर वार्म करंट है गुलहास, और जो अफ्रीका का वेस्टर्न मार्जिन है वहां पर कोल्ड करंट है बेंगुएला। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्लीज एक बार कंफर्म करें। सर एक बार ये बता दीजिए कि तीन तरफ वार्म करंट है और एक तरफ कोल्ड करंट, ऐसा क्यों है? देखिए यहां पर जनरली इसको आप जो करेंट्स हैं, ओशन करेंट्स हैं, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं जो आपकी प्रेशर बेल्ट हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, ग्लोबल विंड सिस्टम जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो ग्लोबल विंड पैटर्न जब आप देखोगे तो वहां से आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि जो ये वाला रीजन है जहां पर वार्म करंट चल रही है वहां पर जो ट्रेडिशनल या फिर आप कह सकते हैं जो प्लेनेटरी विंड्स है उनकी क्या डायरेक्शन है, वो ईस्टर्ली है या वेस्टर्ली है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विंड्स हैं उन्हीं के घर्षण के कारण ही तो ये करंट्स चल रहे हैं। ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द विंड्स, ड्यू टू द सैलिनिटी डिफरेंस और टेम्परेचर, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है सर, है ना। तो जब हम अब यहाँ पर आपको ये भी पता है कि सपोज करो कि अगर कहीं पर ग्लोबल प्लेनेटरी विंड्स के कारण अगर कोई करंट है, ओशन करंट, वो इस स्थान से यहाँ पर ए से बी तक जा रहा है ना। अब ये तो विंड के इन्फ्लुएंस मूवमेंट के कारण ये यहाँ पर इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जा करके क्या हो रहा है, कंपाइल होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। तो जब ये इकट्ठा होगा तो एक और अंडर वाटर ओशन करंट मूव करेगी, है ना, सरफेस से लेकर के नीचे तक, ओशन बॉटम तक, और ये यहाँ पर कंपाइल होकर के बिल्कुल काउंटर डायरेक्शन में मूव करेगी सरफेस के। तो ये ऑटोमेटिकली जो पाइलअप यहाँ पानी हो रहा है वो पानी अल्टीमेटली यहाँ तक पहुंच जाएगा, है ना, नीचे के रास्ते से।
इसको वॉकर सेल का नाम हम लोग देते हैं जब हम लोग ठीक है सर। ओशिनोग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें। तो जो ओशन करंट से उनकी रिजल्टेंट मूवमेंट बिल्कुल ठीक इसी तरह होती है, और यही कारण है कि जो कॉन्टिनेंट्स का वेस्टर्न मार्जिन है वहां पर आपको डिजर्ट एरिया मिलता है, क्योंकि वेस्टर्न मार्जिन पे आपकी कोल्ड करंट्स ही चल रही है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्लीज एक बार बताएं। ये पोलर से करंट निकल के ये बाद में करंट, वो कोल्ड करंट क्यों हो रही है सर, पहले क्यों नहीं हो रही सर ये? एक बार फिर पूछ लें क्या चीज। सर ये जो पोलर रीजन से हम निकलते हैं इससे बल्गोरिया कोल्ड करंट है ये वाली, सर ये बेंगुएला पहले बार बेंगुएला में है। हाँ बेंगोला सर, ये हाँ। पहले बार में ये सर यहाँ पर कोल्ड क्यों नहीं है जहाँ पे आपने मार्क कर रखा है ये जो डॉटेड है? कौन सा डॉट? सर जो आपने डॉट लगा रखा है ना नीचे वाले पर, इससे नीचे, हाँ ये वाले सर, ये वाली कोल्ड करंट क्यों नहीं हुई? नहीं सर आप ये नीचे तो मैंने ये 90 डिग्री लाइन बनाया है, 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है ये, है ना। नहीं सर, लेकिन पोल के तो पास है ना ये, तो ये कोल्ड करंट क्यों नहीं है? अच्छा पोल के तो हाँ, ये पास। वाले करंट आप ये वाले करंट कह रहे हो क्या, ये वाले? हाँ सर ये सर हाँ ये वाले पास है ना पोल उसका के। मैं बता रहा हूँ जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करो कि यहाँ पर सन की रेज डायरेक्ट पड़ रही है, थोड़ा ठीक है, थोड़ा इसको समझने के लिए हम एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब यहाँ से कोई एयर ऊपर की तरफ मूव होती है तो उसे हम बोलते हैं वार्म एयर, है ना। लेकिन एक्चुअली में तो ये कोल्ड होती जा रही है, और ऊपर जाकर के यहाँ पर ये क्या होगी, कोल्ड ही तो होगी। जो लो प्रेशर सिस्टम होता है वहां पर हम कहते हैं कि वार्म कंडीशन है, जिसके कारण ये हवा नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही है हल्की होकर के। लेकिन जब ये ऊपर उठ रही होती है तो ये ठंडी हो रही होती है। ठीक उसी तरह जो ये इक्वेटर से वार्म वाटर लेकर के आ रही है, तो ये अभी तो वार्म है, लेकिन यहां तक आते आते ये ठंडी हो जाती है। समझ में आ रही कि नहीं बात? क्योंकि यहाँ पर आइसबर्ग्स मौजूद है। ओके सर, ओके ओके है ना। ओके। यहाँ का इम्पैक्ट यहाँ तक तो रहता है, लेकिन अपनी जर्नी के दौरान ये ठंडी होती चली जाती है, और फिर ये कोल्ड करंट की तरफ मूव करती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके सर, हो रहा है। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं, हो रहा है तो अब आप इसको सर। देखो जी बताएं। सर ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया जो आपने बताया, पर करंट क्या होता है सर वो बता दीजिए। ये अभी क्वेश्चन ज्यादा मैं बताऊंगा, ये अभी हम लोग करेंगे। देखिए कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे ये तो ओशिनोग्राफी का पूरा कॉन्सेप्ट है, वेव्स करंट्स, है ना, तो टाइड्स, इनको हम लोग करेंगे स्पेशली अलग से। लेकिन अभी जो एक टॉपिक था ओशन करंट्स वाला, इसी पे स्टिक रहते हैं, वरना आगे क्वेश्चन छोड़ जाएंगे। ठीक है, अभी आपको जितना ओके अभी तक सर। बताया गया, एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा, है ना, और करंट्स की लोकेशन इंपॉर्टेंट है वो पता लग गई होगी। इनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। बेसिकली यहाँ पर जो गेम प्ले होता है वो सैलिनिटी का होता है। ठीक है, जो लवणता होता है वहां पर ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, सैलिनिटी और टेम्परेचर ओशिनोग्राफी में। तो इसको हम लोग बाद में समझेंगे कि कैसे जनरेट होता है, क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज आप लोग दें। एक बार फिर से इसको अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को। बेंगुएला करंट साउथ अटलांटिक ओशन में बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अभी हम लोगों ने देखा था कि अफ्रीका का जो वेस्टर्न मार्जिन है साउथ अटलांटिक ओशन में, वहां पर हमारी बेंगुएला करंट चल रही है ना। अब आप बताइए कि ये कोल्ड होगी कि वार्म होगी? सो वार्म। अभी मैंने बोला कॉन्टिनेंट्स के जो वेस्टर्न मार्जिन है वहां पर कोल्ड करंट चलती है कि वार्म करंट? बेंगुएला कोल्ड करंट है। कोल्ड होगी, और एंगुलर्स वाली जो है वो वार्म होगी। वार्म करंट, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, ये साउथ, ये आपका इंडियन ओशन चल रही है, तो ये भी हमारा करेक्ट लिखा हुआ है। कैनरी कैसी करंट है, कोल्ड करंट है कि वार्म करंट है? याद कीजिए पहले ये कहाँ चल रही थी, यूरोप के वेस्टर्न मार्जिन में ये करंट चल रही है, कैनरी करंट, करंट, है ना। तो ये आपका कोल्ड करंट हो जाएगी। तो तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर सिस्टम ने भी जवाब दे दिया, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन? बताइए, इसमें से कौन सी चीज लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन को नहीं दर्शाती है? ईस्टर्ली वेव, हरिकेन, डोल्ड्रम, हॉर्स लैटिट्यूड। कौन सी चीज लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिस्टम को नहीं दिखा रही है? निम्न दाब को
कौन सी चीज नहीं दिखा रही है? अटेम्प्ट करें, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दें। हॉर्स लैटिट्यूड, डोल्ड्रम, ईस्टर्ली वेव, और एक और आपका लिखा हुआ था हरिकेन, इनमें से कौन सा लो प्रेशर सिस्टम को नहीं दिखा रहा है? ये लुबना खान जी ने डी और सी दोनों बताया है। डी, अमीशा जी ने डी बोला है। प्लीज इसको एक्सप्लेन करेंगे अमीशा जी कि ऐसा क्यों है? इसको एक्सप्लेन करें कि ये क्यों हॉर्स लैटिट्यूड लो प्रेशर को नहीं दिखा रहा है। देखिए यहीं से स्टार्ट करते हैं हम, हॉर्स लैटिट्यूड से, ठीक है। करेक्ट आंसर है इसका हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। जिसने भी हॉर्स लैटिट्यूड बताया उसका आंसर करेक्ट है। अब इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सपोज कीजिए ये हमारा है 0 डिग्री इक्वेटर, यहाँ पर है 30 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर है 60 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ और 60 डिग्री। आपको पता है कि जो इक्वेटोरियल रीजन है हमारा, वहां पर जो एयर होती है वो बहुत ज्यादा गर्म होकर के ऊपर उठती है ना। यहां से एयर बहुत ज्यादा गर्म होकर के ऊपर उठेगी। ट्रोपोपॉज से टकराने के बाद ये 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक जाती है, जिसको हम लोग सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से जो एयर आ रही है पोलर सब पोलर रीजन से, वो इससे टकरा करके नीचे एयर को बैठाएगी। तो जो 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है हमारा, यहाँ पर कैसा प्रेशर बन रहा है? हाई प्रेशर। वहीं पर अगर 0 डिग्री की बात करें तो यहाँ पर बनता है लो प्रेशर। ये जो हाई प्रेशर है, इट इज ड्यू टू सब्सिडेंस ऑफ एयर फ्रॉम दी अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड। क्लियर हो रहा है कि नहीं? जो हमारी यहाँ पर जो विंड्स चल रही हैं अपर एटमॉस्फेयर में, जब वो नीचे उनका सब्सिडेंस होता है तो यहाँ पर 30 डिग्री नॉर्थ पर ये हाई प्रेशर बनाती हैं, और यहीं पर हम इसे बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। तो आप बताओ कि जो हॉर्स लैटिट्यूड है वो लो प्रेशर से एसोसिएटेड है क्या? क्वेश्चन आपसे यही तो पूछा गया था कि इनमें से कौन सा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन को नहीं दिखा रहा है। तो जो हॉर्स लैटिट्यूड है वो तो हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन को दिखा रहा है ना। यस और नो बोलिए आप लोग। वहीं पर अगर हम बाकी लैटिट्यूड्स की बात करें तो जो हमारा सब पोलर रीजन है, यहाँ पर भी आपका लो प्रेशर बनता है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बनता है। और अगर हम पोलर रीजन की बात करें 90 डिग्री की, तो यहाँ पर आपका पोलर हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें सब्सिडेंस देखने को मिलता है। ठीक है, कोई बताएगा ये जो 4 बेल्ट्स हम लोगों ने देखी, इक्वेटोरियल, सब ट्रॉपिकल, सब पोलर और पोलर, थर्मली ओरिजिनेटेड कौन सी इनमें बेल्ट्स हैं? कौन सी बेल्ट्स हैं जिनका रीजन टेम्परेचर है, जिनके बनने का कारण तापमान है? सब भूल गए हो आप लोग यार, क्लाइमेटोलॉजी इतनी मेहनत से पढ़ाया था मेरा। इनमें से कौन सा रीजन है जहां पर बेल्ट बनने का कारण या प्रेशर जनरेट होने का कारण तापमान है? कौन बताएगा? सर डोल्ड्रम। वेरी गुड। और देखिए ये हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोग को याद आ रहा होगा। ये अर्थ है हमारा, यहां पर है आपका 0 डिग्री इक्वेटर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट भी इसको बोलते हैं। उसके बाद हम ऊपर आ गए थे 30 डिग्री नॉर्थ पे, यहां पर आपका था सब ट्रॉपिकल
हाई प्रेशर बेल्ट, उसके बाद आप चले आए थे 60 डिग्री नॉर्थ पर, और यहां पर था हमारा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और ऊपर था आपका पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। इसी तरह नीचे भी था। इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं, कि इसमें भी डाउट है? कंफर्म करें, इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं? क्लियर है सर, क्लियर है। अब यहां पर आप बताइए कि इन बेल्ट्स में से कौन सी बेल्ट है जो टेम्परेचर के कारण बन रही है। तो पहला आपने बोला डोल्ड्रम, जो कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को दिखा रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सन वर्टिकली ओवरहेड होता है साल में 2 बार। बाकी आपका जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, ये क्यों बन रहा है? ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ। क्लियर है कि नहीं है? जो डायनेमिक रीजन है, ये डायनेमिक बेल्ट, इसीलिए इन्हें गतिमान पेटियां कहा जाता है कि गतिमान पेटी है ये। अगर पोल की बात करें तो यहाँ पर भी सरफेस टेम्परेचर बहुत कम है। टेम्परेचर बहुत कम होने के कारण यहाँ पर प्रेशर सरफेस से बहुत हाई हो जाता है, तो यहाँ पर भी एयर सब्सिडेंस होता है। तो ये भी आपका थर्मली इंड्यूस्ड है, इक्वेटर भी आपका थर्मली इंड्यूस्ड है, और बाकी जो बच रही है वो आपकी डायनामिक बेल्ट है। गतिमान कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो रिजल्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, केंद्रापसारी बल है, वो लग रहा है, जिसके कारण वस्तु बाहर की तरफ फेंकी जाती है। तो इसीलिए यहां से एयर बाहर की तरफ फेंकी जा रही है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वो जो एयर का मूवमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और जब एयर ऊपर की तरफ मूव करेगी तो नीचे वो जहां से मूव कर रही होगी वहां पर हाई प्रेशर ही तो होगा। हाई प्रेशर से हवा निकल के लो प्रेशर की तरफ ही तो जाती है। वहीं पर यहां पर अगर इक्वेटर की बात करें तो यहां पर एयर का सब्सिडेंस होता है। सॉरी, यहां पर उल्टा मैंने एरो बना दिया, इसलिए आप लोग नहीं बोल रहे हो क्या? ये नीचे की तरफ गिर रही है। ठीक है, रिजल्टेंट जो फोर्स हो रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है। सॉरी, फिर उल्टा बना दिया, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, और आपका यहाँ ऊपर ये नीचे की तरफ। ठीक है, और यहाँ ऊपर की तरफ। तो इक्वेटोरियल रीजन में बाहर की तरफ फेंकी जा रही है ड्यू टू थर्मल रीजन। अगर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की बात करें तो वहां सब्सिडेंस होता है, लेकिन फिर भी वहां पर डायनेमिक रीजन काम करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डायनेमिक रीजन है वो ओवरकम नहीं कर पाता है यहां से आने वाली वेव्स को। याद आ रहा है आपको कि इक्वेटोरियल रीजन से जब एयर अपर एटमॉस्फेयर में चल के आ रही थी तो एयर यहां से ऊपर उठना तो चाह रही थी, लेकिन इसको नीचे की तरफ धकेल दे रही थी। तो यहां पर भी आपका डायनेमिक रीजन काम कर रहा है। अगर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की बात करें तो यहां पर भी डायनेमिक रीजन काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है यहाँ पर अर्थ का। और अगर हम पोल्स की तरफ जाएं तो यहाँ पर आपका थर्मल रीजन काम करेगा। इतनी बात क्लियर हो रही है कि नहीं? यार मैं कोई और लैंग्वेज बोल रहा हूँ क्या? आप लोग को समझ नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। सब गायब हो गया क्या? क्यों भाई? आप लोग कितने लोग लाइव हो? 15 लोग लाइव हो, 21 थे, आधे 2 3 4 छोड़ते चले जा रहे हैं। क्यों भाई? आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो क्या पुराने? तो ऐसे पढ़ने का फायदा क्या, ये बताओ यार। अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन इसलिए मैंने यहाँ पर रखे हैं कि आपका रिवीजन हो जाए एक बार प्रॉपर। प्रेशर बेल्ट विंड पैटर्न सिस्टम, ये सब भूल गए क्या आप लोग, जो हम लोगों ने पढ़ा था? ग्लोबल विंड पैटर्न, कोई क्वेश्चन अभी नहीं कराएंगे। बताओ ग्लोबल विंड पैटर्न आता है कि नहीं आता है, वरना उसी को बढ़िया से समझाएं दोबारा। कौन कौन है जो दोबारा समझना चाहता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। 15 लोग हो आप लोग, कमेंट करो। जो प्रेशर बेल्ट्स बन रहे थे वो क्यों बन रहे थे? आप में से कितने लोग समझना चाहते हैं? यस और नो बताइए। सर मंडे को होगी आपकी क्लास? अरे यार अभी तो हो रही है, मंडे नहीं को सर, भी ये हाँ। सर ये वाला टॉपिक रिवाइज करके आएंगे मंडे को। अगर नहीं समझ में आता तो मंडे को समझा दीजिएगा। और बाकी टॉपिक्स आपको मतलब आप लोग कंफर्म हो? क्योंकि आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत बेसिक हैं सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर ही, जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखे हैं। तो आप लोग अटेम्प्ट करना चाहते हो क्वेश्चन? कोई एक कॉन्सेंसस आप लोग बनाओ, क्वेश्चंस करना चाहते हो या यही टॉपिक में रिवाइज कर लूं दोबारा से? चलो वोटिंग करो भाई कमेंट सेक्शन में, आप लोग बताओ। टॉपिक के लिए एक वोट आ गया, और बाकी लोग भी कमेंट करें प्लीज, जल्दी जल्दी। टॉपिक टॉपिक टॉपिक, ठीक है। क्योंकि सचिन जी मैं आपको बताऊं, क्वेश्चंस आगे करने में दिक्कत आएंगी। अगर आपको क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट या रिवीजन की जरूरत है तो आगे क्वेश्चंस फिर करने का फायदा नहीं है ना।
करा दो सर तो। ठीक है सर, बता दीजिए फिर हाँ अभी। हाँ, तो ये ग्लोबल विंड पैटर्न एक बार आप लोग टॉपिक ही समझ लो, ज्यादा फ्रूटफुल होगा। चलो ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ही तरफ चलती है, ये हम सभी को पता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर क्यों जाएगी? क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई चीज है वहां पर बहुत सारा आप हवा भर दो, तो हवा यहां से निकलना ही तो चाहेगी, और निकल के कहाँ जाना चाहेगी? जहां पर कम हवा होगा, है ना। तो ये हाई प्रेशर है, यहाँ पर बहुत ज्यादा हवा है, यहाँ पर कम है, लो प्रेशर है, तो यहाँ से यहाँ आना चाहेगी। तो एयर हमेशा हाई टू लो प्रेशर ही मूव करती है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये हमें पता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स बनाते हैं। ये आपका अर्थ है, ये आपका 0 डिग्री, यहाँ पर है 30 डिग्री, ये आपका है 60 डिग्री। इसी तरह यहाँ पर आप 30 डिग्री बना लो और यहाँ पर आप 60 डिग्री बना लो, और ऊपर हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे ऊपर होता ही नहीं है क्या? अच्छा, यहाँ से है क्या? ठीक है। एक फिगर आप और देखो यहाँ पे, इसको यहाँ से समझो पहले कि ये आपका सपोज को 0 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, और ये आपका 90 डिग्री है। उसी तरह यहाँ पर 30 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री है, यहाँ पर आपका 90 डिग्री है। अब आपको पता है कि इक्वेटर पर जो सन होता है वो साल में 2 बार ओवरहेड होता है। साल में 2 बार ओवरहेड कैसे होता है? तो आपको पता है 4 पोजीशन उसमें, जो हमारा 21 मार्च और 23 सितंबर का दिन है। आप देखोगे कि जो सन की रेज है वो इक्वेटर पर डायरेक्टली सीधी सर के ऊपर पड़ती हैं, जिनको हम लोग इक्विनॉक्सेस का नाम देते हैं। तो इस कारण से इन सभी लैटिट्यूड में जो 0 डिग्री इक्वेटर है वो हमारा एक्सेप्शनली हाई टेम्परेचर वहां पर मेंटेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सन का इफेक्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा है साल में, 1 साल की अवधि भी हम देख रहे हैं। तो जब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है तो यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो हाईएस्ट हो जाता है। हालांकि हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ पर नहीं होता है, इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। एक नॉर्मल सा पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर इस लेटीट्यूड के अराउंड हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो जो एयर होगी वो हल्की होकर गर्म हो जाएगी, गर्म होकर हल्की होकर के हवा ऊपर की तरफ उठती है। ऊपर की तरफ कहां तक उठेगी कोई बताएगा? किस लिमिट तक उठती है? सर ट्रोपोपॉज। बिल्कुल, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज में जो पॉज है वो टेम्परेचर का ही पॉज है। नीचे से ऊपर जाने पर आपको पता है कि जो तापमान है वो एक यूनिफॉर्म रेट के साथ डिक्रीज हो रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सामान्य ताप ह्रास दर, है ना, जिसको हम लोग जो नॉर्मल लैप्स रेट का नाम देते हैं। वो कितना होता है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलोमीटर। कि 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो हमारा कम हो जाएगा। और ये ट्रोपोस्फीयर में ही होता है। ट्रोपोस्फीयर में अप टू द ट्रोपोपॉज, नीचे से ऊपर जाने पर तापमान एक यूनिफॉर्म रेट के साथ कम होता है, जिसे हम लोग लैप्स रेट का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आपको पता है कि हवा ऊपर की तरफ जाएगी और ये ट्रोपोपॉज तक पहुंचेगी। ट्रोपोपॉज एक वर्चुअल बाउंड्री की तरह काम करता है, क्योंकि उसके बाद जो एयर की मिक्सिंग है थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है। अब यहाँ पर ये ट्रोपोपॉज से टकरा करके इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो ये इस तरफ आएगी, और या तो अगर इधर भी हम लोग बनाया जाए तो ये इस तरफ जाएगी, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न है, तो उत्तरी गोलार्ध की हम बात करेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। तो जो हमारी ट्रोपोपॉज से एयर टकराई है वो आपकी आती है 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड की तरफ। और 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड की तरफ जब ये एयर आती है तो उसी क्षण साइमल्टेनियसली आपको पता है कि पोल पे, सरफेस पे टेम्परेचर हमारा बहुत कम है। सरफेस पे बर्फ जमी हुई है पोल पे, तो टेम्परेचर बहुत कम है। टेम्परेचर कम होने के कारण यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अगर हम लोग लैटिट्यूडनल बात करें, लैटिट्यूड्स पर टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। टेम्परेचर अगर बहुत कम होगा तो जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होगा। इसी कारण जो पोल है वहां पर हाई प्रेशर बन जाता है। अब आप बताइए, ये हाई प्रेशर बन रहा है, इट मींस कि यहाँ पर हवा आ रही होगी। तो हवा कहाँ से आ रही होगी? ऊपर से ही आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर से तो निकलेगी नहीं हवा। अब जब हवा ऊपर से आ रही है और पोल्स के ऊपर गिर करके हाई प्रेशर बना रही है, तो यहाँ पर सरफेस पे गिरने के बाद इस एयर के पास भी 2 रास्ते हैं, या तो ये इधर को जाएगी और या फिर ये इधर को जाएगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जो हवा 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की तरफ आती है, यहां पर आप ध्यान रखिएगा, अभी तक हमारा एरो यहां तक पूरा हो गया। अब आप बताइए कि ये जो 0 डिग्री इक्वेटर वाली हवा थी, ये ऊपर उठ रही थी किन कारणों की वजह से? क्योंकि यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा था, इसीलिए तो यहाँ पर लो प्रेशर बना था।
यस और नो बोलते रहिए आप लोग। यस सर, यस सर, यस है सर। ना। अब यहाँ पर अगर लो प्रेशर बन रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पर जो बेल्ट बनेगी वो कैसी होगी, थर्मल जनरेटेड, मतलब टेम्परेचर तापमान जनित पेटी बनेगी लो प्रेशर की। लेकिन आपको पता है कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बढ़ता जाता है या कम होता जाता है, कौन बताएगा? केंद्रापसारी बल इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर ज्यादा होगा या कम होगा? सर कम हो जाता है, पोल्स पर कम 0 होता हो जाता है। ठीक है, आपको ये मतलब बात कंफर्म है कि 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की अपेक्षा ज्यादा होगा। तो यहां से भी हवा ऊपर की तरफ उठनी चाहिए थी, लेकिन जब हम लोग एरो बनाते हैं तो कैसा बनाते हैं, यहां पर नीचे की तरफ बनाते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को? यहां पर हम इस हवा को सबसाइड कराते हैं नीचे की तरफ। अब ये नीचे की तरफ क्यों आ रही है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रही है, इसको अभी हम लोग देखेंगे। इससे पहले आप ये समझो कि यहाँ 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है उसके कारण तो हवा ऊपर की तरफ ही जाएगी। ये कंफर्म है कि नहीं है? यस और नो बोले। यस सर। अब यहां पर जब ये ट्रोपोपॉज तक पहुंचती है एयर, तो ये टकरा करके एक ब्रांच इसकी मुड़ जाती है सब ट्रॉपिक की तरफ और एक ब्रांच मुड़ जाती है पोलर रीजन की तरफ। तो आप देखिए जो ब्रांच सब ट्रॉपिक की तरफ मुड़ी है, ये ब्रांच सामने से आने वाली एयर से टकराएगी जो कि इक्वेटोरियल रीजन से आ रही है, और टक्कर के बाद ये रिजल्टेंट एयर का मूवमेंट कैसा होगा, नीचे की तरफ ही तो होगा, क्योंकि ट्रोपोपॉज को ये एयर क्रॉस कर नहीं सकती। तो इसके पास एक ही रास्ता है, नीचे की तरफ आने का। तो जो यहां से हवा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण उठ रही थी, इस टक्कर के कारण ये इसको नीचे दबा देती है। तो इसलिए जो हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन है वहां पर हाई प्रेशर बन जाता है, और जो सब पोलर रीजन है वहां पर हमारा लो प्रेशर बन जाता है। और यहां पर आप देखिए 3 तरह की पेटियों का निर्माण हुआ है। जो सबसे पहली है वो आपकी हेडले सेल है, दूसरी आपकी फेरल सेल है, और तीसरी आपकी पोलर सेल है। कंफर्म है कि नहीं है, प्लीज एक बार बताएं। जी सर। यस सर। एक बार वापस मैं कमेंट सेक्शन ओपन कर रहा हूं, जिन लोगों ने टॉपिक लिखा था प्लीज वो बताएं कि ये टॉपिक क्लियर है कि नहीं है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज यहीं पूछ लें, प्रेशर बेल्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो। तो अब यहां पर आप देखो, यहां पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन। तो आपको पता है कि ये जो हॉर्स लैटिट्यूड है ये है आपका 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ। 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ पे क्या हो रहा था भाई, 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री था, और यहाँ पे एयर नीचे की तरफ बैठाई जा रही थी। जब एयर नीचे की तरफ आएगी तो यहाँ पर कैसा प्रेशर बनाएगी, हाई प्रेशर। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? ठीक है सर। है ना। यस सर। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं आपके लिए। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी गई, आपको करेक्ट स्टेटमेंट का चुनाव करना है। पहला लिखा हुआ है कि पीपल ट्रेवलिंग ईस्टवर्ड मस्ट सेट देयर क्लॉक फॉरवर्ड बाय 1 आवर फॉर एवरी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्रॉस्ड। मतलब अगर कोई व्यक्ति है जो ईस्टवर्ड जा रहा है, मतलब ईस्ट की ओर जा रहा है, ठीक है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो वो अपने घड़ी को 1 घंटा आगे कर देगा, है ना। जैसे ही वो 15 डिग्री क्रॉस करेगा लॉन्गिट्यूड, वो अपनी घड़ी को 1 घंटा आगे कर देगा। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है पीपल ट्रेवलिंग ईस्टवर्ड अराउंड द वर्ल्ड मस्ट सेट देयर क्लॉक बैक बाय 24 आवर। मतलब अगर कोई व्यक्ति पूर्व की ओर यात्रा कर रहा है, पूरब की तरफ जा रहा है, तो जैसे वो इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करेगा वो अपने घड़ी को 1 दिन पीछे कर देगा। और तीसरा लिखा हुआ है कि फिजी एंड टोंगा आइलैंड्स आर वेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन एंड हैव द सेम डेट। कि फिजी और टोंगा आइलैंड्स हैं, ये ओशियानिक आइलैंड्स हैं, ये इंटरनेशनल डेट लाइन जो है उसके वेस्ट में स्थित है। क्वेश्चन ऐसा कोई है जिसे क्वेश्चन समझ में नहीं आया? सर सेकंड वाला
डी में रिवाइज कर देना एक बार। जी मैं रिवाइज करो, 1 मिनट में पहले ही चार्ज लगा दूं बैटरी। सेकेंड स्टेटमेंट है कि पीपल ट्रेवलिंग ईस्टवर्ड अराउंड द वर्ल्ड मस्ट सेट देयर क्लॉक बैक बाय 24 आवर्स। मतलब अगर कोई व्यक्ति यात्रा की कंडीशन में यात्रा कर रहा है और अगर वो इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करता है तो वो अपनी मतलब अपने घड़ी को या अपने कैलेंडर में 1 दिन पीछे कर देगा अपना टाइम, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है कि नहीं, प्लीज बताएं। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? जी सर। अभी से अटेम्प्ट करें, आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ध्यान से कीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखिए इस वाले कॉन्सेप्ट पे इंटरनेशनल डेट लाइन और ये जो क्लॉक सेट करने वाले क्वेश्चन होते हैं ये पहले बहुत पूछे जाते थे, बीच में इनको नहीं पूछा गया है, तो ये अभी फिर दोबारा पूछे जा सकते हैं बहुत ज्यादा, है ना। तो इसलिए इन पे भी इनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से आप लोग सोच के करो, जितने लोग लाइव हो सार्थक करो क्लास को। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान में लानी है, पहला तो जो रोटेशन का डायरेक्शन है पृथ्वी का वो कैसा है, ईस्ट टू वेस्ट है या वेस्ट टू ईस्ट है, ये आपको देखना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी कितना टाइम ले रही है, ऑलमोस्ट 24 आवर्स ले रही है, हमें पता है। वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, ये हमें पता है। आपको ये निकालना होगा कि 1 डिग्री में कितने टाइम लगते हैं 1 डिग्री रोटेट होने में। अगर ये आपने काउंट कर लिया ज्योग्राफी वाली क्लास आप लोग को बहुत बोरिंग लगती है ना? नहीं सर, नहीं लगती। चलो बहुत बढ़िया है। हो जाए तो प्लीज आप लोग बता देना। सर कमेंट सेक्शन देख लीजिए, उसमें आंसर आ रहा है। अच्छा अच्छा, 4 मिनट, वेरी गुड वेरी गुड, 4 मिनट तक आप लोग पहुंच गए, वेरी गुड। सी आप लोग बता रहे हो, ठीक है, 1 मिनट मैं चेक करता हूँ। ये है क्वेश्चन, सी में है 2 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली। People traveling eastward must set their clock forward by 1 hour for every 15 डिग्री। अब 1 डिग्री में 4 मिनट होता है ना, तो 15 डिग्री में कितने मिनट होंगे? 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो दिक्कत क्या है भाई? सर पहला वाला तो सही है इसमें। हाँ फर्स्ट वाला एकदम करेक्ट है, फर्स्ट वाले में कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको पता है 24 घंटे में 1 चक्कर पूरा हो रहा है, 1 डिग्री में 4 मिनट कंप्लीट कर रहा है, मतलब 4 मिनट में 1 डिग्री कंप्लीट कर रहा है, तो 15 डिग्री कितने में कंप्लीट करेगा? 60 मिनट में, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। और आपको पता है कि जब हम ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, अगर कोई सपोज करो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, अगर हम बी को देख रहे हैं ए के रिस्पेक्ट में, अगर हम बी का टाइम बता रहे हैं ए के रिस्पेक्ट में, तो इसका टाइम हमेशा ए के टाइम से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? जितना डिफरेंस होगा इनके बीच का। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? टाइम डिफरेंस जो होगा भाई उतना ही तो ज्यादा होगा ये।
और ये हमें कैसे निकलेगा, डिफरेंस हम कैसे काउंट करेंगे? तो आपको पता है कि इसका भी एक लॉन्गिट्यूड हमें पता है, इसका भी एक लॉन्गिट्यूड पता है। लॉन्गिट्यूड में हम पहले देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस कितना है डिग्री का, और डिग्री को हम कैलकुलेट कर लेंगे टाइम से। 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। तो भाई 1 घंटा आगे ही तो करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? अगर हम ईस्टवर्ड जा रहे हैं, भाई ईस्टवर्ड का मतलब हुआ वेस्ट टू ईस्ट, अगर यहां से यहां जाएंगे तो हम आगे करेंगे, ध्यान रखना। अगर हम वेस्टवर्ड जा रहे हैं तो हम पीछे करेंगे, ठीक है? अगर 15 डिग्री की बात हो रही है तो हम 1 घंटा आगे करेंगे, 15 डिग्री की बात हो तो हम 1 घंटा पीछे करेंगे। वहीं पर अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करें तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो कहीं ना कहीं 180 डिग्री या लॉन्गिट्यूड जो है उसी के सिनोनिमस है। तो जब हम उसको क्रॉस करते हैं तो हम अपनी घड़ी को कितने घंटे आगे करेंगे? अगर ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट, अगर वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं तो कितने घंटे आगे करेंगे? 24 घंटे ही तो आगे करेंगे। हाँ सर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 24 घंटे का मतलब 1 दिन। जब हम वेस्ट टू ईस्ट आते हैं तो 1 डे प्लस हो जाता है, और अगर हम ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं तो हम 1 डे माइनस कर देंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक जी है सर। सर। है ना? और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखना कि जो फिजी और टोंगा है ना, दे आर ओशियानिक आइलैंड्स, और ये आपके वेस्ट में स्थित है। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उसके वेस्ट में मौजूद है, ठीक है? इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ये कुछ इस तरह से है, जो ओशियानिक जो एरिया है हमारा, वहां पर देखिए ये ऐसे आ रही है, ये ऐसे जाएगी, ये इस तरह से इंटरनेशनल डेट लाइन आ रही है। इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट लोकेटेड ओवर द पैसिफिक ओशन, ध्यान रखिएगा, है ना? जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो किसी कॉन्टिनेंट या किसी कंट्री या किसी लैंड के अक्रॉस जहां तक हो सके नहीं बनाई गई है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि अगर सपोज करो ये एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, यहाँ पर इंटरनेशनल डेट लाइन है, तो यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए दिन 1 दिन पीछे होगा। ध्यान आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए इसको इस तरह से मोड़ मार के बनाया गया है, ठीक है? अब यहां पर आप देखेंगे जो ये वाला रीजन है, यहां पर आपका किरिबाती है, किरिबाती आइलैंड, ठीक है? यहीं पर आप इसके आगे यहां पर जाएंगे, ये वाला जो टिल्ट है यहां पर फोनिक्स आइलैंड है। फोनिक्स आइलैंड के बाद जो ये वाला टिल्ट आप देख रहे हो, यहां पर है आपका टोंगा और इधर है फिजी। तो इंटरनेशनल डेट लाइन की वेस्ट में ही तो है। ठीक है सर। है ना? तो ये आप देखोगे यहाँ पर तीनों ही पॉइंट हमारे यहाँ पर करेक्ट लिखे गए हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़े। ये वाले टाइम वाले और डेट वाले कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लो आप लोग, अगर टाइम और डेट वाला कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो, जो एक सर दिन इसमें आगे और पीछे करने वाली बात कर रहे थे। सेकंड ऑप्शन में कंफ्यूजन है जो आपने बताया था, इंटरनेशनल डेट लाइन में। अच्छा 1 मिनट, सेकंड ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, ये रहा, पीपल ट्रेवलिंग ईस्टवर्ड। मैंने इसीलिए जब ये ऑप्शन पढ़ा था तो मैंने ये बात बोली थी कि वो ट्रेवल की कंडीशन में है, ट्रेवलिंग है, समझिए बात को, है ना? अगर आप सपोज करो इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट में हो और आप ट्रेवल कर रहे हो, और आज सपोज करो 18 तारीख है, तो आप ट्रेवल तो उसको कुछ घंटे में पार कर लोगे ना? सही है, सपोज करो आप 18 तारीख को इसको क्रॉस कर ले रहे हो, तो आप अपनी घड़ी को क्या करोगे? पीछे का करोगे या आगे करोगे? इंटरनेशनल डेट लाइन के सपोज करो आप ईस्ट में हो और उसको आपने जस्ट क्रॉस कर लिया शिप के माध्यम से या प्लेन के माध्यम से, तो आपको मतलब किसी प्रकार की दुविधा ना हो डेट में, डेट्स को लेकर के, तो आप अपनी घड़ी को 1 दिन पीछे ही तो करोगे, अच्छा क्योंकि सर। जैसे आप उसे क्रॉस करते हो आपका 1 दिन आगे हो जाता है ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट? सर जी बताइए। सर अगर फर्स्ट ऑप्शन में ईस्टवर्ड की जगह ईस्टर्न हेमिस्फेयर होता तो क्या होता? पीपल अगर ट्रेवलिंग ईस्टर्न हेमिस्फेयर का मतलब कुछ भी नहीं होता है, समझिए बात को। ईस्टर्न हेमिस्फेयर अगर आप कह रहे हो तो उसके बाद भी आप ईस्टर्न हेमिस्फेयर में भी अगर 2 पोजीशन लोगे तो कोई एक पॉइंट तो किसी के ईस्ट में होगा ही ना। पृथ्वी पर आप कहीं पर भी खड़े हो, अगर 2 पॉइंट आप ले रहे हो तो उन दोनों के रिस्पेक्ट में किसी एक के रिस्पेक्ट में कोई एक तो ईस्ट में होगा ना। जी सर।
तो ये कॉन्सेप्ट तो हर जगह काम करेगा। कि इसलिए मैंने बोला सपोज करो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, सपोज करो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये मान लो आप ऐसे है, ये वाला पोर्शन हम ले रहे हैं, ठीक है, यही तो आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर 4 कोऑर्डिनेट में हम डिवाइड कर दें, यहां पर पॉइंट ए है और यहां पर पॉइंट बी है, तो अब बी ए के ईस्ट में है, तो भी ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? जी सर। और कोई डाउट? आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग माउंटेन्स एंड प्लेटूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यह ऑर्डर लिखा हुआ है, हम लोगों ने मैप सेक्शन भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है क्लासेस में भी, तो इसको आपको नॉर्थ टू साउथ लगाना है। कौन लगाएगा? लो आंसर ही टिक हो गया। ये ऑर्डर में लगे हुए हैं, ठीक है, इसको आप लोग एज इट इज याद कर लो। यहाँ पर आप देखना, एक मैप दिखा रहा हूं आपको मैं, थोड़ा सा ये वाला सेक्शन रह गया था। ये मैप विजिबल हो रहा है कि नहीं आप लोगों को? मैप दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? यस सर। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका माउंट मैकिंजे है, ठीक है, ये आपका है कोलंबिया प्लेटू, ये कोलंबिया स्नेक प्लेटू है, और यहाँ पर आप देखोगे ये आपका कोलोराडो प्लेटू, और नीचे आपका सेरा मडारे है। सेरा नेवादा ऊपर है, सेरा मडारे नीचे है, ठीक है। तो अब आप देखिए नॉर्थ टू साउथ ही तो लगा हुआ है, मैकिंजे, कोलंबिया, कोलोराडो और सेरा मडारे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर मैप को दोबारा दिखा दीजिए, थोड़ा इसे टिक करना है सर मैप में। अच्छा एक मिनट। चलो मैप वाला सेक्शन अब थोड़ा सा कर लेते हैं, इसको जो छूटा हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां तक हो गया था अपना, ठीक है, फिर आगे के जो क्वेश्चन है इसके बात करेंगे जल्दी से, पहले ये वाला कंप्लीट करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपके सामने है, गल्फ ऑफ मैक्सिको स्प्रेड्स अक्रॉस द कोस्ट लाइन ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज। तो इसका आंसर है 3। अब देख लीजिए यहाँ मैप में, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है इससे कौन कौन से देश अपनी बाउंड्री बना रहे हैं। तो आप देखेंगे एक आपका मैक्सिको है, क्लियरली दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? मैप दिख रहा है कि नहीं? उसके बाद ऊपर देखिए आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और यहाँ पर आप देखेंगे क्यूबा। तो ये 3 कंट्रीज हैं जो कोस्ट लाइन शेयर कर रही हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ, ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको के बाद जो रीजन हमारा आता है इस्थमस का, या फिर आप कह सकते हो नॉर्थ अमेरिकन इस्थमस का, उसे सेंट्रल अमेरिका, या अभी हम लोग आगे लैटिन अमेरिका पढ़ेंगे तो लैटिन अमेरिका कहलाता है। जैसे ये वाला जो रीजन है ग्वाटेमाला के नीचे वाला आप देखेंगे। अच्छा इसमें एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है ये ग्वाटेमाला के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है, ठीक है, ग्वाटेमाला के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, उसका माउथ है मुहाना है, जिसे हम लोग मिसिसिपी रिवर का नाम देते हैं, ठीक है। मिसिसिपी रिवर आपकी नॉर्थ अमेरिका में हो जाएगी, वहीं साउथ अमेरिका की आपकी इंपॉर्टेंट रिवर है, कोई नाम बताएगा? मिसोरी सर। मिसिसिपी, मिसौरी दोनों ही नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, ध्यान रखिएगा। हेलो जी बताएं, क्वेश्चन है क्या कोई आपका? ठीक है, तो यहाँ पर मिसिसिपी और मिसौरी रिवर जो है ध्यान रखिएगा, ये आपकी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में मौजूद है। नीचे साउथ अमेरिका में आपकी अमेजोन है। अच्छा अमेजोन ही आप बोल रहे थे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये आपका है फ्लोरिडा, ठीक है, और फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेट है जिसे हम लोग फ्लोरिडा स्ट्रेट का नाम देते हैं।
ठीक है, ये आपका फ्लोरिडा है और ये आपका क्यूबा। यहाँ पर आपका है कैलिफोर्निया। तो ये आपका फ्लोरिडा हो गया, ये कैलिफोर्निया हो गया। उसके बाद क्यूबा और ये आपका जो एक पेनिनसुला जैसा दिख रहा है, इसे बोलते हैं युकाटन पेनिनसुला। युकाटन पेनिनसुला, ठीक है। पेनिनसुला क्यों है प्रायदीप? क्योंकि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। युकाटन पेनिनसुला किसका पार्ट है? अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये आपका मेक्सिको का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। तो युकाटन पेनिनसुला और क्यूबा के बीच में जो एक चैनल है उसे हम लोग युकाटन चैनल कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फ्लोरिडा स्ट्रेट, इन बिटवीन क्यूबा एंड फ्लोरिडा, युकाटन चैनल इन बिटवीन युकाटन एंड क्यूबा। युकाटन इज अ पार्ट ऑफ मेक्सिको, ठीक है। यस सर। इसके बाद यहाँ पर जो आपके का सी मौजूद है, ओशियन या सी, इसे हम लोग बोलते हैं कैरिबियन सी। और जो आइलैंड्स हैं यहाँ पर, इनको बोला जाता है कैरिबियन आइलैंड। और यहीं पर जो आइलैंड नेशंस हैं ये, इनको मिला करके बोला जाता है वेस्ट इंडीज। क्रिकेट टीम आपको ध्यान होगी वेस्ट इंडीज की। तो ये आपका वेस्ट इंडीज कहाँ पर है? तो ये जो कैरिबियन आइलैंड है ना, इनको मिला करके वेस्ट इंडीज बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। वेस्ट इंडीज इसे क्यों बोलते हैं, कोई बताएगा? इसको आप लोग सर्च कीजिएगा, ठीक है, गूगल पे, कि इसे वेस्ट इंडीज क्यों बोलते हैं। हालांकि नाम से ही ये क्लियर है इसके। सर ये बेस्ट इसके साइड बाद, है ये। हाँ बिल्कुल, है ना। तो इसलिए इसे वेस्ट इंडीज बोलते हैं, क्योंकि पुराने टाइम पर जो सबसे ज्यादा समुद्री यात्रा की जाती थी लैंड के डिस्कवरी के लिए, उसमें इंडिया सुप्रीम पोजीशन पे रहता था, है ना। क्योंकि यहाँ के जो मसाले थे ये बहुत ज्यादा फेमस थे। तो वास्को डिगामा आया, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो उसको कई गुना प्रॉफिट हुआ था। तो जो भी एक्सपेडिशंस बाद में की गई वो इंडिया की खोज के लिए की गई। इसीलिए आप देखो जितनी भी यूरोपियन कंपनीज हैं, अगर उनका सबसे ज्यादा बूमा बूम हुआ है तो इंडिया में ही हुआ है। चाहे वो आपकी डेनिस हो। ऑर्डर बताएगा कोई यूरोपियन कंपनीज का करेक्ट ऑर्डर, कि सबसे पहले कौन आया फिर कौन आया भारत में? सर पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रेंच। पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रेंच, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये आप देखो सारी कंट्रीज लगभग यहाँ पर आई हैं। कॉलोनी इंडिया को बनाने का उनका पहला टारगेट रहता था। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखिए जो पहला वर्ड है वो हम लोग क्या बोलते हैं? सॉवरेन। सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute इंडिया into a sovereign nation। सॉवरेन बनाना है हमें भारत को सबसे पहले, क्योंकि हम कॉलोनी थे बहुत दिन तक, ठीक है। अब ये वाला रीजन देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंडोनेशियन आर्पिलागो कहा जाता है। आर्पिलागो कहने का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इंडोनेशिया जो है वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, जैसे सुमात्रा हो गया, जावा, बोर्नियो, है ना। उसके बाद हालांकि इसमें ये जो पपुआ न्यू गिनिया है इसको अलग से भी कंसिडर किया जाता है, लेकिन इसी आर्पिलागो का ये पार्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, कुछ कंट्रीज। पहले आप देखिए कंट्रीज का बैफ्रिकेशन समझिए। ये आपका हो गया मलेशिया यहाँ पर, और इंडोनेशिया में भी है इसका कुछ पार्ट, ठीक है। उसके बाद कुछ सीज हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट, जैसे आपको जावा सी दिख रहा है इन बिटवीन बोर्नियो एंड जावा। बोर्नियो के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात किसी को पता है? लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है वर्ल्ड का? सर एक बार रिपीट करना, अभी क्या पूछा? लार्जेस्ट आइलैंड वर्ल्ड का कौन सा है? सर ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, ठीक है। और सेकंड लार्जेस्ट? न्यू गिनिया कुछ ऐसा ही है। ये मैंने इसको पपुआ न्यू गिनिया बोल दिया है, ध्यान रखिएगा। ये सेलिबीज आइलैंड है, सॉरी, ये सेलिबीज है ना। पपुआ न्यू गिनिया इसके बाद है, यहां से स्टार्ट होता है। तो लार्जेस्ट आइलैंड ध्यान रखिएगा एरिया वाइज है ग्रीनलैंड। सेकंड लार्जेस्ट अगर पूछा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट आपका पपुआ न्यू गिनिया जो इसके बाद है, ठीक है। इसको न्यू गिनिया भी बोला जाता है। सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा न्यू गिनिया। अगर थर्ड लार्जेस्ट पूछा जाए तो वो आपका यही बोर्नियो आइलैंड जो है, ये आपका थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का, ठीक है। फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड का नाम कोई बताएगा? मेडागास्कर। और फिफ्थ लार्जेस्ट है आपका बफिन आइलैंड। बफिन आइलैंड आपका कनाडा के पास है, अलास्का के पास।
फोर्थ एक बार फिर से मैं लाइन से टॉप 5 बता रहा हूँ, ठीक है। मैं टॉप 5 बता रहा हूँ लाइन से। पहला है ग्रीनलैंड, दूसरा है आपका न्यू गिनिया, तीसरा है आपका बोर्नियो, चौथा हो जाएगा आपका मेडागास्कर, और पांचवा हो जाएगा बफिन। बफिन आइलैंड आपका अलास्का के पास है, ठीक है। ये आपका सेलिबीज आइलैंड है। बफिन आइलैंड आप देखेंगे, बफिन बे भी है ना वहां पे, जो ग्रेट लेक्स बनती हैं उसके ऊपर आप देखिए एक बे खाड़ी जैसे दिख रही है, कनाडा में। तो बफिन बे जो उसको कहा जाता है वो बफिन आइलैंड के ही नाम पे कहा जाता है। थोड़ा सा आप लोग को रिकॉग्नाइज करा रहा हूं मैं इस तरह से, देखिए ये आपका याद आ रहा होगा, एक यही तो है आपका नॉर्थ अमेरिका, सॉरी पूरा चला गया। ये आपका बफिन बे है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बफिन बे के चारों तरफ यहाँ पर ऐसे एक आइलैंड है इस तरह से, ये आपका बफिन आइलैंड है। ये कनाडा का पार्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई है जो प्रॉपर बोल रहा है, इसमें समझ नहीं आ रहा है कौन है। मतलब आप लोग अपनी बात भी करते रहते हो क्या धीरे धीरे इसमें क्लास के साथ साथ? आप में से कोई बोल रहा है कि कोई और बोल रहा है कहीं और से? चलिए कोई नहीं। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। ये वाला जो स्ट्रेट है, ध्यान रखिएगा, ये आपका मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में या सुमात्रा के बीच में है। इसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का बोला जाता है, ठीक है। ये वाला जो मलेशिया का ये जो पेनिनसुला है, इसका नाम है मलय पेनिनसुला। ये आपका मलय प्रायद्वीप है। मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा के बीच में आप देखोगे स्ट्रेट ऑफ मलक्का आपको दिखाई देगा, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का किन दो बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट कर रहा है, कोई बताएगा? तो आप कहोगे बे ऑफ बंगाल और जावा सिको, ठीक है। उसके बाद यहां पर बोर्नियो और ये आपका सेलिबीज आइलैंड है। सेलिबीज आइलैंड के बीच में आपका मकस्सर स्ट्रेट है ना। मकस्सर स्ट्रेट जो है इन बिटवीन बोर्नियो और सेलिबीज आइलैंड है। ये आपका साउथ चाइना सी और जावा सी को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। या आप कह सकते हो फिलीपीन सी और जावा सी को कनेक्ट कर रहा है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, प्लीज कंफर्म करें। यस सर। जी सर क्लियर है। मलेशिया के नीचे जो छोटा सा टिप है, इसका नाम कोई बताएगा? मलेशिया के नीचे जो छोटा सा एक टिप है आपको दिख रहा होगा, ये वाला टिप जो है ये क्या है? सर कुआलालंपुर। सिंगापुर। अच्छा हाँ सर, सिंगापुर, ठीक है सर, ठीक है। ये आपका है सिंगापुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग मैप में। अब देखिए नॉर्थ अमेरिका का मैप है, इसमें ओवरऑल आपका नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि अलास्का किसकी टेरिटरी है, अलास्का किस कंट्री का पार्ट है? यूएसए। हाँ, ये बिल्कुल यूएसए का पार्ट है। इसी तरह हवाईयन आइलैंड या पैसिफिक ओशन में वो भी यूएसए के ही पार्ट है ना। हवाईयन आइलैंड ये भी आपका यूएसए का पार्ट है। और अगर पूछा जाए कि इक्वेटर क्या यूएसए से पास होता है, तो जवाब क्या होगा, यस और नो? नो सर। कोई बताएगा विषुवत रेखा इक्वेटर से पास होती है कि नहीं? अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यूएसए से पास होता है कि नहीं? सर होता है। कल इसको हम लोगों ने पढ़ा था ना। यस सर। बाकी लोग सो रहे हैं क्या भाई? कल ही तो हम लोगों ने इसको पढ़ा था। यस सर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी कंट्रीज से पास हो रही है? सिक्सटीन कंट्रीज से कल हम लोगों ने पढ़ा था ना इसको।
यूनाइटेड अरब एमिरेट से पास होती है कि नहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? सर 16 कंट्रीज से होती है। हाँ 16 कंट्रीज से होती है, तो मैं पूछ रहा हूँ यूएई से पास होती है क्या? यस सर। यस सर। हवाईयन आइलैंड से आप देखिए कौन सी लाइन पास हो रही है हवाईयन आइलैंड से? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हवाईयन आइलैंड से पास हो रही है कि नहीं, ये चेक कीजिए। देखिए मैप में जब आप देखते हो तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यूएसए से पास होती हुई हमें नहीं दिखती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये हवाईयन आइलैंड से भी क्रॉस होती है ना। ये रहा सर किधर है हवाईयन आइलैंड? पैसिफिक ओशन में। मैप में आप देखिए, मैप खोलिए आप लोग, एटलस साथ में रखिए। हाँ सर खोल रखी है। ध्यान रखिएगा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये आपकी हवाईयन आइलैंड से पास होती है, जिसके कारण यूएसए से भी कहा जाता है कि वो पास हो रही है। मैप में हमें नहीं दिखता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी अमेरिका से गुजर रही है कि नहीं, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नीचे हमें दिखाई पड़ती है। सर लेकिन हवाईयन आइलैंड से तो ऊपर दिख रही है। सर हवाईयन आइलैंड से तो पास होती भी नहीं दिख रही, लेकिन आइलैंड तो इसके नीचे लाया कर रहे हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ, हवाईयन आइलैंड का जो टेरिटोरियल वाटर है वहां से वो निकल रही है। एग्जैक्टली आपको आइलैंड के ऊपर नहीं दिखाई देगी, इसीलिए तो ये पॉइंट बता रहा हूँ मैं कि केवल सी से पास होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यूएसए से भी पास हो रहा है। ठीक है सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आगे गलत मत कीजिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन कंट्रीज से पास हो रही है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो हवाईयन से पास होती है वो केवल जो सी है, टेरिटोरियल वाटर है, उसके ऊपर से निकल रही है। ठीक है, हाँ इस लाइन पर कोई भी लैंड पार्ट नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए यूएसए और कनाडा, ठीक है, यूएसए कनाडा मैक्सिको, ये 3 कंट्रीज हैं जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को बना रही हैं। हाईएस्ट पॉइंट इसका कोई बताएगा? यहां पर लिखा हुआ है माउंट मैकिनले, ये आपका अलास्का में है। और किस रेंज में है हाईएस्ट पॉइंट नॉर्थ अमेरिका का, किस रेंज में है? सर रॉकीज में। स्पेशली रेंज का नाम है। अब जैसे मैं पूछूं आपसे कोई सपोज करो कोई क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट है ना, तो ये किसमें है, तो आप बोलोगे हिमालय में है। अरे हिमालय में तो है ही है, लेकिन महाभारत रेंज में है ना। तो उसी तरह ये आपका माउंट मैकिनले, ये किस रेंज में है? सर अलास्का रेंज में। ब्रुक्स रेंज। जो माउंट मैकिनले है इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ब्रुक्स रेंज। ठीक है, आपको मैप में दिख रहा होगा। ओके सर। माउंट मैकिनले को एक और नाम से जाना जाता है, उसे बोलते हैं माउंट देनाली। माउंट देनाली, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। लोएस्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो ध्यान रखिएगा कैलिफोर्निया में डेथ वैली जो है ये आपकी लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद ये जो 2-3 टर्म में बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, एक है आपका मिडिल अमेरिका, एक है सेंट्रल अमेरिका, और एक है आपका लैटिन अमेरिका। ठीक है, और एक है आपका स्पेनिश अमेरिका। तो ये 4 जो टर्म है कंफ्यूजिंग होते हैं, अक्सर न्यूज़पेपर्स वगैरह में यूज किए जाते हैं। तो मिडिल अमेरिका में ध्यान रखिएगा मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका का जो पार्ट है वो आ जाता है। ठीक है, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका में क्या क्या आते हैं तो वो आप देखेंगे ब्लीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा, ये आपका मिलकर के सेंट्रल अमेरिका बनाते हैं। और ये कंट्रीज कहां पर हैं, जो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो। ठीक है, मैप में दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? मैक्सिको के नीचे, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ऊपर और मैक्सिको के नीचे जो ये वाला सर्किल है, इसके अंदर ये सारी कंट्रीज सेंट्रल अमेरिका बना रही हैं। और इसमें अगर आप मैक्सिको को भी ऐड कर दो तो वो बन जाएगा आपका क्या, मिडिल अमेरिका। ठीक है, उसके बाद अगर लैटिन अमेरिका की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा स्पेनिश अमेरिका और ब्राजील,
ब्राजील और स्पेनिश अमेरिका को मिला करके लैटिन अमेरिका बोला जाता है। और स्पेनिश अमेरिका में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, तो आपका हो जाएगा ऑल कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका एक्सेप्ट ब्राजील, ब्राजील और गुयानास, और 2-3 कंट्रीज यहाँ पर है सेंट्रल अमेरिका एक्सेप्ट ब्लीज, मैक्सिको एंड वेस्ट इंडीज। मतलब साउथ अमेरिका का ब्राजील और गुयाना ये हटा दीजिए, और सेंट्रल अमेरिका का ब्लीज, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज हटा दीजिए। इसके बाद जो भी कंट्रीज बची हैं उन्हें हम स्पेनिश अमेरिका बोलते हैं। और अगर ब्राजील को स्पेनिश अमेरिका में आप मिला दोगे तो आपका बन जाएगा लैटिन अमेरिका। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अभी हम लोग ये सारी कंट्रीज मैप में भी अलग से देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर टर्म में जो डिफरेंस है वो आप समझो कि मिडिल अमेरिका में मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका दोनों है, जिसमें आपका सेंट्रल अमेरिका में ये सारी कंट्रीज आ जाएंगी, ब्लीज, ग्वाटेमाला, सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। ठीक है, तो वो आपका मिडिल अमेरिका बन जाएगा अगर मैक्सिको के साथ ये सारी कंट्रीज मिला दी जाएंगी। उसके बाद अगर स्पेनिश अमेरिका में ब्राजील को हम मिला देंगे तो वो बन जाएगा आपका लैटिन अमेरिका। स्पेनिश अमेरिका क्या है, तो आप कह दो ब्राजील और गुयाना को छोड़ करके नॉर्थ अमेरिका ले लो, साउथ अमेरिका ले लो, और सेंट्रल अमेरिका में ब्लीज और मैक्सिको, वेस्ट इंडीज को आप छोड़ दो, तो जो कंट्रीज बची वो सब स्पेनिश अमेरिका बनाएंगे। ठीक है, तो ब्राजील में ब्राजील भी इसको इसमें मिला दो आप, तो आपका बन जाएगा लैटिन अमेरिका। जो साउथ अमेरिका है ये आपका 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। उसके बाद यहीं पर ध्यान रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बनाना रिपब्लिक। बनाना रिपब्लिक किसे कहते हैं, तो कंट्रीज वेयर इकोनॉमी ऑफ विच वर कंट्रोल्ड बाय फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, तो वो आपके बनाना रिपब्लिक कहलाते हैं कि इकोनॉमी जो है वो कंट्री का वो कंट्रोल फॉरेन कंट्री को ही कर रहा हो। जैसे आपने देखा होगा ओवरसीज टेरिटरी ऑफ यूके जिब्राल्टर, याद आ रहा है कि नहीं, कल हम लोगों ने पढ़ा था। जी सर। उसी तरह अगर वेस्ट इंडीज की बात करें तो आइलैंड्स बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, जो आपका ये वाला रीजन है कैरिबियन सी वाला, इसमें जो आइलैंड्स हैं इनको मिला करके वेस्ट इंडीज बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला पीडीएफ तो मैं शेयर करूंगा आपको, आज ये वाला मैं कर दूंगा पीपीटी शेयर। ये वाले मैप में आप देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो ब्रुक्स रेंज, यहीं पर आपका ब्रुक्स रेंज नहीं, अलास्कन रेंज, किसी ने बोला था ना अलास्कन रेंज, इसको आप करेक्ट करना। माउंट मैकिनले, माउंट देनाली जो है ये आपका अलास्कन रेंज में है, ना कि ब्रुक्स रेंज में। ठीक है, इसको आप जहां पे भी लिख रहे हो इसको प्लीज करेक्ट कर लेना। आई एम सो सॉरी, गलती हो गई मुझसे। ये आपका ब्रुक्स रेंज ऊपर है और नीचे की तरफ आपका अलास्कन रेंज है यहाँ पर। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो यूकॉन रिवर है, यूकॉन रिवर ये अलास्का की रिवर है, और मोस्ट ऑफ द अलास्कन पॉपुलेशन आप कह सकते हो इसी रिवर के बैंक पर रहते हैं। ठीक है, और ये आपका माउंट मैकिनले आप कह सकते हो यहां से निकल करके ये ऊपर की तरफ चली जाती है, बेरिंग सी की तरफ। ठीक है, तो माउंट मैकिनले से यूकॉन रिवर राइज होती है और आगे की तरफ बढ़ती जाती है। उसके बाद यहाँ पर माउंट यूकॉन रिवर जो है माउंट मैकिंजे के पास यहाँ पर एक रिवर है, इसको हम लोग बोलते हैं मैकिंजे रिवर। ये आपकी कनाडा में बहती है, ध्यान रखना। और ये आपकी मैकिंजे रिवर ग्रेट लेक्स से कनेक्टेड है, जिसके कारण जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको ये बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करती है। जो रिवर नेविगेशन होता है उसको बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करती है, ग्रेट लेक्स को आपस में जोड़ देती है पूरे कनाडा को। तो मैकिंजे हो गया, मैकिंजे आपका देखेंगे ग्रेट स्लेव से जुड़ा हुआ है। आगे यहीं पर आप देखोगे तो एक और लेक आपको मिल जाएगा, एस्थाबास्का लेक, एस्थाबास्का, और इसके बाद लेक विनिपिंग, और फिर आपका यहाँ पर ये आपके ग्रेट लेक्स कहलाते हैं, जो ये वाला रीजन है इन बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। ग्रेट लेक्स को बाकी अमेरिका से जो रिवर जोड़ती है उसका नाम कोई बताएगा? सेंट लॉरेंस रिवर नाम है, याद रखिएगा। ग्रेट लेक्स को जो रेस्ट ऑफ द अमेरिका से जोड़ती है और इस एरिया को इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है, वो आपकी है सेंट लॉरेंस रिवर। सेंट लॉरेंस रिवर इसमें आई थिंक बना होगा, मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आती है, जो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये रिवर गिरती है इस तरह से। ठीक है, मैप क्लियर हो रहा है कि नहीं, प्लीज एक बार बता दें, कंफर्म कर दें। यस सर, हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो भाई जहां पर कमी लग रही है प्लीज आप लोग बोलो, तो ये सारी लोकेशंस पूछी जाती हैं एग्जाम में ना। यस सर। जी सर। देखिए अब मैं बताता जाऊंगा, मैप सेक्शन है तो इसमें बहुत सारे लोकेशंस के नाम आएंगे, है ना। इंपॉर्टेंट ये है कि जहां पर भी डाउट हो तुरंत आप पूछ लो। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बफिन आइलैंड देखा था,
बफिन आइलैंड देखिए यहाँ पर है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? बफिन आइलैंड के नीचे आप देखो बफिन बे आपको दिखाई देगा, है ना? बफिन आइलैंड के नीचे आपको बफिन बे दिखाई देगा। जो हडसन बे आपको दिखाई दे रहा है, हडसन बे के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर बफिन बे दिखाई दे रहा है आपको। सॉरी, इसके ऊपर ये देखिए, ये आपका बफिन बे दिखाई दे रहा है। इन बिटवीन ग्रीनलैंड एंड बफिन आइलैंड, यहाँ पर डेविस स्ट्रेट है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट किन दो बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट कर रहा है, कोई बताएगा? डेविस स्ट्रेट किन दो बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है? एक तो आपका बफिन बे हो गया जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना? और दूसरा यहाँ पर कौन सा ओशियन है? सर लैब्राडोर सी। आप कह सकते हैं, वेरी गुड, लेब्राडोर सी आप कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर ओशियन कौन सा दिख रहा है? लेब्राडोर सी द पार्ट ऑफ विच ओशियन? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, तो डेविस स्ट्रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर इकोनॉमिकली हम बात करें तो जो सी ट्रांसपोर्टेशन है वो भी यहाँ पर ज्यादा, सबसे ज्यादा आप कह सकते हो, बहुत ज्यादा आप कह सकते हो सी रूट है ना, ओशियानिक रूट है। लेकिन यहीं पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स भी होते हैं। ये वाली जो जगह है, जो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है टाइटेनिक। टाइटेनिक जहाज कहाँ पर डूबा था, कोई बताएगा? जो आपका ये वाला रीजन है न्यू फाउंडलैंड, इसके पास में आप देखोगे तो ये जो रीजन है, यहीं पर आपका जो टाइटैनिक शिप थी वो डूबी थी। जो टाइटैनिक एक्सीडेंट हुआ था वो यहीं पर हुआ था। तो ये वाले रीजन में जो बर्ग्स होते हैं, आइस बर्ग्स, वो बहुत ज्यादा टहलते हैं। तो जो समुद्री जहाज होते हैं उन्हें वो आइसबर्ग दिखाई नहीं देते हैं और वो एक्सीडेंटली आकर के टकरा जाते हैं उनसे। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर हडसन बे है। ये आपका जो पेनिनसुला है इसे लेब्राडोर पेनिनसुला का नाम दिया जाता है। ठीक है, लेब्राडोर पेनिनसुला से लगा ही हुआ एक छोटा सा आइलैंड है, उसे हम लोग न्यू फाउंडलैंड बोलते हैं। न्यू फाउंडलैंड की इंपॉर्टेंस क्या है?